नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मनीष सिसोदिया कांड को लेकर 3 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, 124 लोगों की सूची सीबीआई ने तैयार कर रखी है, फाइलें तैयार कर रखी हैं, जिसमें से 118 विपक्षी दलों के नेता हैं, यानी 95%। यूपीए में यह आंकड़ा 60% होता था। तो बड़ा सवाल पहला यह है कि क्या केजरीवाल का भी नंबर आने वाला है? क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी का नंबर आने वाला है? क्या तेजस्वी यादव का नंबर आने वाला है? शरद पवार का नंबर आने वाला है? नीतीश कुमार का नंबर आने वाला है? ममता बनर्जी के भतीजे का नंबर आने वाला है? और यह सिलसिला लंबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि ईडी ने विपक्ष को एक कर दिया। तो क्या जिस ईडी ने विपक्ष को एक कर दिया, या विपक्ष की कुछ और पार्टियां जो अब तक एक साथ नहीं थी, वो सब एक साथ आ जाएंगी केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई कार्रवाई के बाद? उससे बीजेपी को, मोदी सरकार को क्या फायदा होगा? क्या लक्ष्य यही है कि ईडी सबको एक कर दे और सब पर सामूहिक रूप से फिर बमबारी की जाए कि देखिए ये लोग चोर हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग लूट रहे थे देश को, ये लोग गलत तरीकों से पैसा बना रहे थे, और चूंकि हमने हमला किया तो सब एक हो गए और अब मेरे खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं ताकि ये सत्ता में आए और अपनी जो गलत डीड्स हैं, गलत कारनामे हैं, उन पर ये पर्दा डाल सके? क्या ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है? दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई सरकार नीतिगत फैसले नहीं कर सकती? पॉलिसी डिसीजन कोई सरकार करती है, वो गलत चला जाए तो क्या उसको जांच एजेंसियों के घेरे में लाया जाएगा? क्या कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया जाएगा? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल तो खुद मोदी सरकार ने उठाया था। नोटबंदी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो सरकार की तरफ से भी कई तर्कों के साथ साथ एक तर्क ये भी दिया गया था कि ये नीतिगत फैसला था, पॉलिसी डिसीजन था, एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, और जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर कोई सरकार नीतिगत फैसला ही नहीं करेगी। यहां इसके साथ साथ ये सवाल भी उठता है कि 3 कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई, वाहवाही इसकी पूरी बटोरी गई। कहा गया कि ये गेम चेंजिंग आइडिया है, किसानों के हित के लिए है, छोटे किसानों के हित के लिए है, गरीब किसानों के हित के लिए है। फिर उसको लोकसभा की, राज्यसभा की मंजूरी मिली, मंत्रिमंडल की बैठक में भी वो पारित हुआ। लेकिन जब ये 3 कानून वापस लिए गए तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम घोषणा करके वापस लिए। क्या पहले ये संसद में नहीं रखे जाने चाहिए थे? जिस संसद ने मंजूरी दी, क्या इससे पहले प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले मंत्रिमंडल की क्या बैठक हुई? अगर बैठक हुई तो उसमें अलग अलग मंत्रियों ने क्या राय दी? क्या कुछ ऐसे मंत्री भी थे जिन्होंने कहा होगा कि ये 3 कानून वापस लेना ठीक नहीं है और उनकी आवाज को दबा दिया गया? क्या ऐसा हुआ? क्या ये बातें, इन बातों का खुलासा नहीं होना चाहिए? क्या सीबीआई को उस तरफ नजर नहीं मारनी चाहिए थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने जो आबकारी नीति की का जो प्रस्ताव तैयार किया, उसमें उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों की अनदेखी की या उन्हें अंधेरे में रखा। यह भी कहा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की सहमति से, और एलजी उस समय थे, उनकी मंजूरी के बाद ही आबकारी नीति की घोषणा की गई थी। अब मोटे तौर पर होता यह है कि एक बड़ी नीति की, बड़े फैसले की जब मंजूरी ली जाती है तो सामूहिक रूप से मंजूरी ले ली जाती है। उसके बाद छोटे मोटे उसमें संशोधन करने का अधिकार मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाता है, और वो जो छोटे मोटे संशोधन करते हैं उसके लिए बार बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाना, बार बार फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना, एक तरह से उस लंबे सिलसिले में नहीं जाया जाता। फैसले कर लिए जाते हैं जिसकी सूचना दे दी जाती है। सूचना पर कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा कानून, हमारा संविधान कभी कुछ नहीं कहता कि कोई भी नीतिगत फैसला सरकार करे तो सर्वसम्मति से हो, यानी एक भी सदस्य उसका विरोध करेगा तो वो फैसला लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है।
ऐसा जीएसटी में नियम बनाया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी और कुछ जीएसटी कहीं कम करनी है, ज्यादा करनी है, वहां पर अगर किसी एक राज्य को भी ऐतराज है तो फिर वो अमल में नहीं लाया जाएगा, उस राज्य को समझाने की कोशिश होगी। लेकिन बाकी जो नीतिगत फैसले होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाते हैं उसमें इस तरह का नियम नहीं होता है। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? क्या तमाम फैसले, नोटबंदी का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में नोटबंदी के जस्ट पहले रखा गया, जिसमें मोबाइल भी सबके बाहर रखवा लिए गए, तो क्या एक भी ऐसा नेता नहीं था जिसने कहा होगा कि नोटबंदी के फैसले से देश को नुकसान भी हो सकता है, या आशंका ही व्यक्त की हो सकता है किया हो सकता है नहीं किया हो? तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो सामने आई नहीं। सूचना के अधिकार के तहत लोगों ने मांगा तो वो दिया नहीं गया। पेगासस के मामले में भी यही रहा, राफेल के मामले में भी यही रहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीजें रोक ली गई। लेकिन मनीष सिसोदिया की क्या गलती ये है कि उन्होंने पारदर्शिता अपनाई, उन्होंने स्टेक होल्डर से भी बात की। आखिर शराब का धंधा है जिसमें शराब निर्माताओं से और शराब का होलसेल सप्लाई करने वगैरह जो लोग होते हैं उनकी राय लेना जरूरी हो जाता है। कानून बनता है भारत सरकार का, तो भारत सरकार उस बिल को वेबसाइट पर डालती है, लोगों से राय मांगती है, मशवरे मांगती है। राज्य सरकारें जो अलग अलग कानून बिल लेकर आती हैं उसके लिए ये सब मांगती हैं। उसमें बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे लोगों की सिफारिशें मानी नहीं जाती है, बहुत सारे लोगों की सिफारिशों में से कुछ एक मानी जाती है, कुछ संशोधित सिफारिशें मानी जाती है। मंत्रिमंडल की बैठक में भी कई बार तू तड़ाक सा हो जाता है, गर्मा गर्मी हो जाती है, कुछ लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन अंत में सब सहमत हो जाते हैं। सहमत यानी लोकतंत्र में सर्वसम्मति नहीं चलता, बहुमत से सहमत हो जाते हैं। चीजें बहुमत से सहमत हो गई, वो लागू कर दी गई। तो क्या इस नजरिए से सीबीआई या दूसरी जांच एजेंसियां हर फैसले पर निगाह रखेंगी? हर राज्य सरकार के, हर केंद्र सरकार के हर फैसले को इसी नजरिए से देखा जाएगा, तोला जाएगा और तोल मोल के चीजें सामने लाई जाएंगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। कुल मिलाकर जयराम रमेश ने सीबीआई की इस कार्रवाई का विरोध किया है, अपनी तरफ से एक संदेश केजरीवाल को दिया है, और विपक्षी पार्टियों को भी लग रहा है कि अगर 2024 में एक नहीं हुए तो फिर 2024 के बाद एक होने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तब तक तो उनका वजूद ही मिट चुका होगा, बहुत ज्यादा रायता फैल चुका होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन भी ऐसे दबा दीजिए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।